वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने बोर्ड लेवल का तो कर लिया है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, आपको बोर्ड लेवल का मिल जाएगा। ये जो वीडियो है वो जेई लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर की थोड़ा सा वीडियोस ज्यादा हो सकती हैं, बट आप बहुत पेशेंस के साथ करिएगा क्योंकि जेई एडवांस, जेई मेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और नीट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे ये सारी चीजें हमारी ग्रेविटेशन में अप्लाई होती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यदि हमारे सारे लेक्चर खत्म हो गए हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि ग्रेविटेशन का भी ऑलमोस्ट आपका खत्म हो गया। ग्रेविटेशन भी साथ साथ में आपके हो जाएगा, कुछ चीजें चेंज करानी होंगी, वो मैं एक वीडियो बना करके आपका ग्रेविटेशन भी इस प्रकार से खत्म कर दूंगा। इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, आउटलाइन एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी शॉर्ट में वन शॉट टाइप का डिस्कशन करेंगे जल्दी जल्दी एक टॉपिक के बीच में, जिससे आपका बोर्ड लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और साथ साथ में आपके जेई मेंस भी क्लियर होता जाएगा। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मन लगा करके सिंपल वे में आप अगर पढ़े हुए हैं, जो चीज आपको पढ़ी हुई है आप उसे 2x में देखें, जल्दी जल्दी करके वीडियो खत्म करने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने के पहले आपको दो तीन चीजें बताना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि तीन चीजें होती है हमारे पास, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका चार्ज होता है माइनस में होता है, -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ कूलॉम्ब होता है इलेक्ट्रॉन का। और यही अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का +1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ होता है। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो चार्ज इसका कितना होता है, 0। ये चार्ज है, क्या है, आवेश। आपसे पता ही होगा आप सभी लोगों को। मास की यदि हम बात कर लें, मास बहुत कम लोगों को पता होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.6 देख लेते हैं अपन, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 kg के आसपास होता है। ये जो होता है वो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास हो गया और ये प्रोटॉन का मास हो गया और ये न्यूट्रॉन का तो सेम मास होता है। एक रिलेशन याद रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 1/836 टाइम्स ऑफ होता है मास के प्रोटॉन का। समझ रहे बात को कि क्या होता है, जो मास का प्रोटॉन का मास होता है उसको यदि हम 1836 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो ये समथिंग डाटा था जो आपको काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह शाखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रुकी हुई अवस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम रुकी हुई अवस्था में जिसमें पढ़ते हैं वो हमारी ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ESU होती है। ESU इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये आपके बोर्ड पेपर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट और द एसआई यूनिट बोल सकते हो आप। एसआई यूनिट ऑफ द हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसमें जो सीजीएस यूनिट होती है हमारी वो कितनी होती है, ESU होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बोल रहे होते हैं। तो 1 कूलॉम्ब की भैया 1 कूलॉम्ब की सीजीएस में वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ ESU होती है। इस डाटा को भी आप याद कर लेंगे कि जो हमारा 1 कूलॉम्ब होता है उसमें कितने ESU होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ ESU हो रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन थोड़ा सा अब वो देख लेते हैं कि जो हमारा कूलॉम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ था। तो कूलॉम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ हमारा क्या कहता है, कूलॉम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि यदि दो चार्ज हमारे पास दिए हुए हैं, एक Q1 है एक Q2 है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 होगा। इन दोनों को यदि हम कंबाइन करके लिखेंगे और क्या होता है,
एक और कहता है हमारे पास कि इनके बीच में यदि डिस्टेंस r है तो ये जो हमारे पास फोर्स होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की स्क्वायर के r होगा। ये सब चीजें आपको पढ़ा चुका हूं, आप जानते भी हैं। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा के Q1, फोर्स बराबर हमारे पास आएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यदि हम फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो लेक्चर है हमारा आज के लेक्चर में हम इसी फॉर्मूले का अध्ययन करेंगे, अच्छे से इस फॉर्मूले का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स निकल के आते हैं नीट या फिर जेईई मेंस में, वो न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो F बराबर के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। भैया K की वैल्यू बता दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन बोल सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 होती है, ठीक है ना। और इसकी SI यूनिट क्या लिख सकते हो आप, इसकी SI यूनिट लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो हो गया हमारे पास, इसकी यूनिट भी लिख लिया हमने, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 होती है K की वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जो हमारा वीडियो का मेन उद्देश्य था, हम न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको यदि सिंपल न्यूमेरिकल आ जाएगा, सिंपल न्यूमेरिकल एक करते हैं सबसे पहले। तो डालिए क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिए आप, सिंपल न्यूमेरिकल कर रहे हैं सबसे पहले। तो सिंपल न्यूमेरिकल में हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि मान लीजिए हमारे पास चार्ज Q1 है और ये चार्ज हमारे पास Q2 है, ये दोनों के बीच में जो दूरी दी हुई है वो r है। मान लीजिए सपोज, हमें पता नहीं है, इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो 1, 2, 3 दिए हुए हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 3, 4 दिए हुए हैं। इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है हमारे पास 1 कूलम्ब, है ना, 1 कूलम्ब। और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2 कूलम्ब। तो बात कर रहा है पेपर वाला हमसे, फाइंड एफ की वैल्यू को पता कीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, यदि चार्ज आते हैं तो क्या फॉर्मूला आ रहा होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R मतलब होता है उन दोनों के बीच की दूरी। अब वो दूरी निकालना होगा हमें, तो ध्यान देना, ये निकालना सीखते हैं अपन, वेक्टर में सीखते हैं। जब अपन वेक्टर पढ़ रहे होते हैं तो वेक्टर में सीखते हैं। और मान लीजिए वेक्टर 12th क्लास में आपका वेक्टर है मैथमेटिक्स में, उसमें सीखते हैं। बायोलॉजी वाले हो सकता है ना पढ़े हो, तो मैं उनको बता देता हूं। कभी भी डिस्टेंस निकालना होता है, दो, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, उनके बीच की यदि दूरी निकालना होता है तो आप देखो 1, 2, 3 दिया हुआ है और एक कोऑर्डिनेट 3, 2, 3, 4 दिया हुआ है। तो जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम वो बात करेंगे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इसको आप ऐसे याद रखोगे कि ये जो 1 लिखा हुआ है ये आई कैप वाला है, 2 लिखा हुआ है वो जे कैप वाला है, 3 लिखा हुआ है वो के कैप वाला है। सिमिलरली ये 2 लिखा हुआ है आई कैप वाला है, ये जो 2 लिखा हुआ है वो आई कैप का है, ये 3 लिखा हुआ है जे कैप का है, ये 4 जो लिखा हुआ है वो किसका है, के कैप का है। तो देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको x1 मान लो, इसे मान लो y1 मान लो, इसे z1 मान लो, और इसे x2 मान लो, इसे y2 मान लो और z2 मान लो। तो डिस्टेंस ये आपको बहुत आगे काम भी आएगा, इसलिए मैं आपको इकट्ठा बता दे रहा हूं। यहाँ पे क्या करना होगा, आपने को करना क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये होती है हमारी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। मान लीजिए r थी, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तो बोलो, नहीं समझ में आया तो एक बार बोलो प्लीज, कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, बहुत इजी है। यदि मान लीजिए 2 कोऑर्डिनेट दे देता है तो 2 कोऑर्डिनेट आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए हैं आकाश भैया, आपको स्ट्रेट लाइन में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट होता है और ये कोऑर्डिनेट होता है, उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता था। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में 3 कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, यानी एक ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम क्या करेंगे, y3 माइनस z ले लिया, xy z ले लिया, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे जो डिस्टेंस आएगी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकालिए आप, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 1, 4 माइनस 3
4 - 3 का भी कितना आ जाएगा 1, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास √3। इस फॉर्मूले से निकाल लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है K क्या होता है हमारे पास बच्चों बताना, Q1 Q2 अपॉन R²। कसम से देखो झूठ नहीं बोलना। K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू कितनी दी है 1, Q2 की वैल्यू कितनी दी है 2 अपॉन R²। का मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास कितना आएगा 3। तो यहां 3 आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल होगा तो हमारे पास कितना 3 3 9, यानी 6 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स उन दोनों के बीच में लग रहा होगा। देखो समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं किया हमने, Q1 Q2 अपॉन R² लगाया, बस R निकालना सीखना था। R निकालना तो हम जान गए हैं भैया कि √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना चाहूंगा, इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि ये कंसेप्ट आपके काम आएगा। समझना ध्यान से, ये जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कंसेप्ट भी आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी काम आएगा, बोर्ड में भी काम आएगा और आपके जेईई नीट में तो काम आएगा ही। चलिए देखिए, हमारे पास किसी भी मीडियम का यदि मुझे फोर्स निकालना हो, जैसे कभी तो ऐसा हो जाएगा ना, मान लीजिए, सवाल अभी करा नहीं रहा हूं ये वाला, बता रहा हूं आपको, कभी तो ऐसा होगा कि ये एक चार्ज है और ये भी चार्ज है, प्लस है और प्लस है, तो प्लस प्लस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि जो सेम चार्ज होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगता है, तो केवल फोर्स हो रहा होगा। लेकिन मान लो कि इसको पानी में डाल दिया और इसको भी पानी में डाल दिया, तब पानी में डालने के बाद फोर्स तो अलग अलग लगेंगे ना। जो पहले फोर्स लग रहा था वो तो नहीं लगेगा। अब पानी का कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होगी, उसकी पानी के कुछ एप्सिलॉन नॉट वगैरह कुछ होगा, कुछ पानी का परमिटिविटी होगी, तो वो अलग होती है। तो ठीक है, तो किसी भी मीडियम का निकालना होता है तो वो निकालना सीख रहे हैं अपन, है ना। जनरली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R²। K को हम बोलते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। देखो जो एप्सिलॉन नॉट K 4π अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो तो ऐसा ही रहता है, ये पूरा ऐसा ही रहेगा। क्या करना है अपने को कि जो हमारा मीडियम है, जिस मीडियम में आप डाल रहे हो, उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है उससे आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F ऊपर, ये F वैक्यूम हो गया, वैक्यूम का हो गया ये, है ना। तो F वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R। तो जो हमारे पास किसी भी मीडियम का जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वैक्यूम में जो फोर्स है उसमें से डिवाइड कर दो उस मीडियम का एप्सिलॉन R। हर बार पेपर में मीडियम बता देगा, अब बता देगा कि मीडियम पानी है तो पानी का जो एप्सिलॉन R है उसकी वैल्यू इतनी है, तो जो आपका नॉर्मल आंसर आता है फोर्स का, उसमें आप उसके एप्सिलॉन R को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये यहां से आपका 4π अपॉन, समझ गए ना, 4π, ये जो हमारे पास था Q1 Q2 अपॉन, ये जो हमारा सिंपल फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन R का डिवाइड कर देंगे, यानी उस मीडियम का जो एप्सिलॉन R है उससे उस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है, उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है भैया, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें उस मीडियम का मिल जाएगा। सपोज आपसे एयर का पूछा, आप कांच के अंदर का पूछ रहा है, तो कांच के अंदर का जो एयर का निकाल लिए F बराबर Q1 Q2 अपॉन R² से। अब कांच के अंदर पूछ रहा है भैया, तो कांच की रिलेटिव परमिटिविटी बता दो आप। अब कांच की रिलेटिव परमिटिविटी यदि पेपर वाला दे दिया है तो फर्क नहीं पड़ता, अपन उससे डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इट वॉज वेरी इजी कंसेप्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ेंगे तो आज अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या है, पहले इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हम जेईई और नीट की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे चीजें सीखने में, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। हो सकता है कि आज आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं या फिर जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये रीजन ये है कि वी आर डूइंग क्विक रिवीजन, हम क्विक रिवीजन टाइप का कर रहे हैं ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप सीख भी जाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लेक्चर में कवर हो सके। अगर आपको लग रहा है मैं स्पीड पढ़ा रहा हूं, आप इसको जो स्पीड है आप उसको धीमी कर सकते हैं। आप मोबाइल में बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन का तो यही सुविधा है कि भाई तेज पढ़ा रहे हैं, धीमा कर लो उसको,
अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पास एक रॉड है, क्या है हमारे पास भैया, एक रॉड है, एक रॉड है हमारे पास, ठीक है भैया, आपने बोला रॉड है तो हमने रॉड मान लिया, इस रॉड का नाम आपने बोला ए बी तो हमने वो भी मान लिया। अब आपने बोला कि यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, समझना ध्यान से। तो इस रॉड का भी, इस रॉड का देखो, इस रॉड का चार्ज, इस रॉड का जैसे मान लो इस रॉड के का, इस रॉड में हमें ये निकालना है कि जो फोर्स लग रहा होगा, इस रॉड में लगने वाला फोर्स क्या है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड ड्यू टू प्लस क्यू, फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू के कारण इस रॉड पर क्या फोर्स लग रहा होगा वो निकालना है। अब भाई रॉड जो है उसका पूरे रॉड का चार्ज जो दिया हुआ है, पूरी रॉड की लंबाई कितनी दी है, देखो L, रॉड की लंबाई L, इस रॉड का जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल Q। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इस पे चार्ज कितना, मतलब कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर बताओ ध्यान से, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना, अगर ये रॉड नहीं होता, एक कोई सिंपल चार्ज होता, तो उस सिंपल चार्ज और इस सिंपल चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा उसमें आप क्या बता देते, के क्यू अपॉन उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बता देते, सिंपल हो जाता। अब जैसे मान लो ये डिस्टेंस हमारे पास कुछ पता नहीं है, अपने को ये डिस्टेंस नहीं पता है ना, पता है, चलो ये पता है तुम्हें कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो से a,0 है ना, जैसे मान लो x एक्सिस में रखा हुआ है तो a,0 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये l डिस्टेंस दूर है तो ये l,0 हो गया, ये a,0 है और ये l,0 है। तो अब कैसे निकालें भैया, ये चार्ज आपने कहीं पे भी रख दिया है, अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें, चलो तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। आपने क्या बोला भैया कि यदि एक सिंपल चार्ज होता, यदि यहां पे एक सिंपल चार्ज होता तो इसके द्वारा निकाल लेते। तो एक काम करो, जब कभी भी आपको पूरे के द्वारा निकालना होता है तो याद करो वो क्लास जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आपको पूरे के द्वारा निकालना हो तो आप छोटे से एलिमेंट के द्वारा निकाल लो, फिर उसे इंटीग्रेट कर दो। क्या करो, छोटे से एलिमेंट के द्वारा निकाल लो फिर उसे इंटीग्रेट कर दो। जब आप छोटे से एलिमेंट के द्वारा निकाल लेते हैं फिर उसके बाद उसे जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको पूरे एलिमेंट का मिल जाता है। फिजिक्स की दुनिया में यही चलता है सबसे ज्यादा कि भैया छोटे से एलिमेंट का निकाल लो, एक्स डिस्टेंस पर जाकर के dx विड्थ का एलिमेंट चूज करके निकाल लो, फिर उसके बाद पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो आपने जब डेरिवेशन किया होगा, बहुत सारे आपने बोर्ड लेवल में डेरिवेशंस किए होंगे, उसमें भी मैंने बताया होगा कि एक्स डिस्टेंस पर जाओ, dx विड्थ का एलिमेंट चूज करो, या फिर वहां बायो सावर्ट वाले जब मैं पढ़ा रहा था तो बोला था l डिस्टेंस पर जाओ और dl विड्थ का एलिमेंट चूज करो। तो यहां x डिस्टेंस पर जाएंगे तो dx विड्थ का एलिमेंट चूज करेंगे, वो दैट ऑल हम कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला भैया बहुत आसान है, आप पढ़ा चुके हैं, हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पर जाएंगे, x डिस्टेंस पर जा करके ये x है मान लीजिए, तो यहां पे हम जा करके एक dx विड्थ का एलिमेंट चूज किए। कितने विड्थ का एलिमेंट चूज किए, dx विड्थ का एलिमेंट चूज किए। अब पूरी रॉड का जो चार्ज था, रॉड का जो चार्ज है, जो रॉड का चार्ज है वो कितना है, पूरी रॉड का चार्ज Q है, समझना ध्यान से, पूरी रॉड का चार्ज Q है। x डिस्टेंस पर जा करके हमने dx विड्थ का एलिमेंट चूज किया है। तो जो हम df फोर्स लिखेंगे, जब हम छोटे से एलिमेंट में भैया फोर्स लिखेंगे तो हम df से रिप्रेजेंट करेंगे, f तो बाद में आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, तो df से रिप्रेजेंट करेंगे तो df हो गया। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, k को k ही रहने दो, Q ये वाला Q तो यही रहेगा, लेकिन यहां पे अपॉन डिस्टेंस कितनी माने हो, x डिस्टेंस। ये समझ रहे हो बात को, मैंने भी थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था कि यदि ये पूरा एक छोटा सा चार्ज, यदि ये पूरा चार्ज होता तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा लेते। तो अपन ने क्या किया है ना, हम पूरे रॉड को भूल गए हैं, x डिस्टेंस पर जा करके केवल इसको मान लिए हैं कि ये मेरा भाई है। अब इसका निकाल लेंगे, फिर इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का मिल जाएगा। तो x डिस्टेंस पर जा करके मैं अपने भाई dx से मिला, और dx से जब मिला तो मैं पहले पूछ रहा हूं कि dx का चार्ज कितना होगा, तो यहां पर जो डाटा आएगा वो dx का चार्ज आएगा। अब dx का चार्ज भैया कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, देखो अगर पूरे रॉड का चार्ज तुम्हें पता है, पूरे रॉड का चार्ज पता है तो यूनिट का निकाल सकते हो। जैसे मान लो पूरे रॉड का चार्ज कितना दिया है हमारे पास, Q दिया हुआ है, तो यूनिट अगर छोटे से यूनिट का देखें हम तो कितना आएगा, लेंथ से डिवाइड कर दिया तो हमें यूनिट का मिल गया। अब dx का चाहिए हमें तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा dq हो गया। जिसको समझ में नहीं आया उसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप चॉकलेट खरीदने गए मार्केट, आप चॉकलेट खरीदने गए हो, आप जब चॉकलेट खरीदे, आप 10 चॉकलेट खरीदे,
नहीं ऐसा नहीं, आपके पास जो आप मार्केट गए तो 100 रुपए आपने दुकान वाले को दिया, कितने रुपए दिया, 100 रुपए दिया। कितनी चॉकलेट खरीदा आपने, मान लो 50 चॉकलेट खरीदा, 50 चॉकलेट खरीदा, चॉकलेट कितनी खरीदा, 50, दुकान वाले को कितना दिया, 100 रुपए। तो तुमसे पूछ रहा है, मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि बताओ 3 चॉकलेट का प्राइस बताओ, 3 चॉकलेट कितने रुपए की मिलेंगी। तो तुम क्या करोगे, 100 रुपए मैंने दुकान वाले को दिया तो पहले एक चॉकलेट का प्राइस निकाल लेता हूं, फिर इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 100/50 यानी 2 आ गया। तो 2 रुपए की एक चॉकलेट है, हमें 3 का निकालना था, तो 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड करने के बाद क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। सिमिलरली क्या हुआ कि इस पूरे रॉड का चार्ज कितना है, Q है। तो हमें पहले यूनिट पार्ट का निकाल लो। तो यल से यल लोगो, यल चॉकलेट टोटल, मान लो Q पैसा है, यल चॉकलेट्स हमने खरीदी, तो यल चॉकलेट्स खरीदी तो पहले ये मिल गया हमें एक चॉकलेट का पैसा। फिर हमें dx का निकालना है, dx में चार्ज कितना है, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें dq मिल गया। तो भैया यहां पे पुट कर दीजिए, आपको मिल गया है ना dq, तो यहां पे पुट कर दीजिए q/l इंटू dx, और नीचे क्या था, r स्क्वायर यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में, x, तो यहां पे x स्क्वायर आ गया। अब x स्क्वायर आ गया है, क्या आ गया है, x स्क्वायर आ गया है। अब दोनों साइड क्या करेंगे, अपन इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट हम जानते हैं ना कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन लिख करके इंटीग्रेट कर देंगे। df को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास f आएगा, इधर से k, जो चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर आती है, तो k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इस छोटा q जो है वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा भैया, अंदर हमारे पास dx/x² बचा। भैया इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी। तो लिमिट क्या लगाते हैं, लिमिट वो लगाते हैं कि जहां से जहां तक रॉड हो, रॉड जो है हमारी वो कहां तक है, ए से स्टार्ट है और एल तक गई है। इनिशियल डिस्टेंस जो है यहां पर हमारे पास क्या है, ए है, और ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, जैसे ए है तो ये सॉरी ये एल नहीं होगा, अगर ये ए है तो यल दूरी पीछे जा रहे हैं, तो ये जैसे मान लो ए है, यहाँ पे ए दे दिया, तो यल दूरी और पीछे जा रहे हो तो ए प्लस एल ना होगा, ये ए प्लस एल। तो हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, ए से लेकर के ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेशन तो आपसे आता ही होगा, क्या होता है हमारे पास के क्यू एक्स स्क्वायर 1/x², तो का इंटीग्रेशन x की पावर -2 लिखा हुआ है, तो x की पावर ये लिखा हुआ है ना, x की पावर -2 इंटू dx। तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में 1 प्लस कर देते हैं, तो x की पावर -1/-1, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये x और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, a से a प्लस एल तक है। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए, q/a प्लस एल, और माइनस माइनस प्लस k/q/a। तो यहां से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से, k/q कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा क्या है, 1/a माइनस 1/a प्लस एल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो k/q आ गया, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो a से a प्लस एल आ गया, और a से a चला, a प्लस एल माइनस a, तो a से a समाप्त हो गया, तो आपके पास क्या प्राप्त हो गया, k/q/L/a प्लस एल। ये हमारा आंसर आ गया। तो था ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्या था कि पहली बार आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए डिफिकल्ट लगा आपको। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें एक्स डिस्टेंस पर जा करके dx विड्थ का एलिमेंट चूज करना होता है और उसका एक फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना होता है। उसका फोर्स का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे, k/q/r², यहाँ dq होता है, k/dq/r², देखो k/q1 q2/r² होता है, तो ये वाला चार्ज तो यही रहेगा, लेकिन जो dx विड्थ का चार्ज होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, dq बोलेंगे। तो यहाँ dq लिखे, dq की वैल्यू अपन कैसे निकाल दिया, आपको ये मेथड से बताई दिया हूं आपको, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दिए। अब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या होता है कि उसकी जो लिमिट होती है ना, लिमिट बहुत ध्यान से लगाना होता है। तो बच्चे इसी चीज में गलती कर देते हैं कि लिमिट कहां से कहां तक लगाएं। तो लिमिट जो थी हमारे पास वो कितनी थी, हमारे पास ये a था, और ये तो ये क्या हो जाएगा फिर a प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि ये l दूरी है, ये a दूरी थी, तो ये l दूरी a प्लस एल। तो लिमिट हमारी कहां से कहां तक लगेगी, a से लेकर के a प्लस एल तक लगेगी। तो लिमिट हमने लगा दिया, a से a प्लस एल तक की हमने लिमिट लगा दी, और यहां से हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा देखो आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।